हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग अध्ययन कर रहे थे पिथौरागढ़ जनपद का। तो पिथौरागढ़ जनपद का पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ जनपद सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के मेलों से। कौन कौन से मेले पिथौरागढ़ जनपद में लगते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है थल मेला। थल मेला देखिए पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में लगता है। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मेला है। महत्वपूर्ण मेला क्यों है, देखिए 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत होती है। यानी कि जो थल मेला रहेगा वो जलियांवाला दिवस से संबंधित रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, थल मेला कब से मनाया जा रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। थल मेला कब से मनाया जा रहा है, तो 1940 से। देखिए 1940 से जलियांवाला दिवस के अवसर पर इस मेले की शुरुआत होती है। तो जलियांवाला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में कौन सा मेला बनाया जाना शुरू हुआ था या मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, थल मेला। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जौल जीबी मेला। ये भी देखिए पिथौरागढ़ के जौल जीबी में प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है और भोटिया व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और ये जौल जीबी मेला कई बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है कि जौल जीबी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। और जो जौल जीबी रहेगा, यहाँ पर गोरी और काली नदियों का संगम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे भी। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला है, इस मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने 1914 में की थी। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है कि जौल जीबी मेले की शुरुआत किसने की थी, तो जौल जीबी मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर ने की थी। और 14 से शुरू होता है, 14 नवंबर से। अगर डेट आपसे पूछी जाए कि जौल जीबी मेला कब लगता है, तो 14 नवंबर से लगता है। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि 14 नवंबर से जौल जीबी मेला लगता है 19 नवंबर तक। और शुरुआत किसने की थी, गजेंद्र बहादुर ने 1914 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए 2007 से यह मेला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा गोद लिया गया। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि जौल जीबी मेले को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा कब गोद लिया गया, तो ये लिया गया था 2007 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला है गंगावली महोत्सव। गंगावली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये पिथौरागढ़ में। और सरयू और रामगंगा नदी के संगम पर ही ये गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए ठीक है। जो गंगावली मेला रहेगा, ये महोत्सव रहेगा, ये गंगावली क्षेत्र में मनाया जाता है। और इस जो क्षेत्र आता है ये सरयू और रामगंगा नदी के आसपास ही, मतलब उसी संगम स्थल के आसपास ही आता है। चलिए ठीक है। वैसे संगम स्थल पूछा नहीं जाएगा, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि गंगावली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है मोस्टा मानू मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्टा मानू मेला कहाँ लगेगा, तो ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। कब लगता है, 16 सितंबर को। इसके अलावा देखिए कनाली छीना महोत्सव, कनरा का मेला, गबला देव मेला, हुंकारा देवी का मेला, हाट कालिंग का मेला, बासुकी नाग मेला, ये सब कहाँ लगते हैं, पिथौरागढ़ जनपद में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर देखिए अगला आता धनलेक का मेला। कहाँ लगेगा, डीडी हाट। डीडी हाट कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। छुरमुल देवता के मंदिर में। छुरमुल देवता का मंदिर कहाँ पर है, डीडी हाट में। नोट कर लेंगे, छुरमुल देवता का मंदिर कहाँ पर है, डीडी हाट में। और यहीं पर धनलेक का मेला लगता है। रामेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो पिथौरागढ़ में। रामेश्वर जो है सरयू और रामगंगा नदी के तट पर है। नोट कर लेंगे इसको कि जो रामेश्वर है वो किस नदी के तट पर है, सरयू और रामगंगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए छलिया महोत्सव। छलिया महोत्सव 1997 से पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है, इसको भी नोट करेंगे। हालांकि डेट नहीं पूछी जाती है कि ऐसा पूछा जाएगा छलिया महोत्सव का आयोजन राज्य में किस राज्य में किया जाता है, तो छलिया महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जो छलिया महोत्सव है वो किस चीज का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है जीत और उल्लास का, या हम लोग कह सकते हैं तो छलिया जो नृत्य है वो किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है जीत व उल्लास का। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। जो छलिया नृत्य रहेगा वो जीत व उल्लास के लिए, जो इसका प्रतीक रहेगा जीत व उल्लास का यह प्रतीक रहेगा। चलिए ठीक। फिर देखिए ये देखिए जो रामगंगा है ना, ये आएगी पूर्वी रामगंगा। दो नदियां हैं ना उत्तराखंड में, पूर्वी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा। तो सरयू और पूर्वी रामगंगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए छिपला केदार मेला, चौपखिया मेला। कहीं कहीं पर आपको चौपखिया मेला भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसे अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनको समझना है आपको बस। छिपला केदार मेला, चौपखिया मेला, बौराणी मेला इंपॉर्टेंट है, कोटगाड़ी देवी का मेला, सब कहाँ लगेंगे, पिथौरागढ़ में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मलयनाथ का रात्रि मेला, हाटकाली का उत्सव,
होलिया मेला, हिरण चितल उत्सव, गढ़मेश्वर उत्सव सब कहाँ लगते हैं? ये सब सारे उत्सव सारे मेले कहाँ पर होंगे? ये होंगे पिथौरागढ़ जनपद में। फिर देखिए व्यास ऋषि मेला और नाग पंचमी मेला, ये भी कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ये सब पिथौरागढ़ में आयोजित किए जाते हैं। पिथौरागढ़ में बहुत सारे मेले दोस्तों आयोजित किए जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर से एक भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है हिल यात्रा उत्सव। ये हिल यात्रा उत्सव का क्या है? मुख्यतः चरवाहों और कृषकों का यह उत्सव है। क्वेश्चन दोस्तों अगर बने कि हिल यात्रा उत्सव जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाता है वो मुख्यतः किन का है? तो ये मुख्यतः चरवाहों मतलब जो कि गाय भैंसों को चराते हैं, और कृषकों का यह उत्सव है। फिर देखिए पिथौरागढ़ की सौर घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान रोपाई के अवसर पर मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा कि जो हिल यात्रा जो उत्सव रहेगा वो मतलब कब इसको मनाया जाता है? तो देखिए वर्षा ऋतु में जब धान की रोपाई चल रही होती है तो इसी समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हिल का मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त पानी, मतलब कि दलदली जगह। तो दो धान की रोपाई जब होती है तो जो रोपाई होती है उसमें पानी भरा रहता है खेतों में, तो दलदली जगह होती है, तो हिल यात्रा इसी को बोलते हैं। हिल मतलब कि जो होता है दलदली जगह, तो इसका मतलब क्या है? दलदली जगह पर आयोजित होने वाला मेला। तो इसको याद रखेंगे, सौर घाटी में धान रोपाई के अवसर पर इसको मनाया जाएगा। और देखिए इसमें स्वांग नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हिल यात्रा उत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वांग नृत्य, और दलदली जगह पर इसका आयोजन होता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस उत्सव को इंद्र जात्रा भी कहा जाता है। किसको? हिल यात्रा उत्सव को इंद्र जात्रा भी कहा जाता है। और नेपाल की देन, देखिए जो इसको ना हिल यात्रा उत्सव, जो इसको नेपाल में बोला जाता है इंद्र यात्रा, और हिल यात्रा उत्सव को नेपाल की ही देन माना जाता है। जो ये नेपाल से जितने भी उत्तराखंड के जिले लगते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ है, और यहाँ पर से मुख्यतः पिथौरागढ़ हम लोग ले लेते हैं, तो पिथौरागढ़ में अधिकांश जो उत्सव हैं, जो मेले हैं, जो त्यौहार हैं, वो नेपाल की ही देन माने जाते हैं। तो जो हिल यात्रा उत्सव रहेगा ये भी नेपाल की ही देन माना जाता है, और हिल यात्रा उत्सव को नेपाल में इंद्र यात्रा भी कहा जाता है। इसलिए याद रखना है आपको, हिल यात्रा का एक अन्य नाम क्या रहेगा? इंद्र यात्रा। चलिए ठीक है। फिर देखिए हिल यात्रा उत्सव का मुख्य कलाकार कौन रहता है? तो इसको नोट करेंगे, लखिया भूत। लखिया भूत जो रहेगा वो हिल यात्रा उत्सव का मुख्य कलाकार रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए मुख्यतः पिथौरागढ़ के कुमोड़, बजेठी व रावल गांव में, ये दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव जो होता है पिथौरागढ़ के मुख्यतः दो गांव हैं, कुमोड़ बजेठी और रावल गांव में। कुमोड़ बजेठी और रावल गांव में तीन गांव हैं, वैसे अन्य गांव भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो होता है कुमोड़ बजेठी और रावल गांव में। फिर देखिए इसके हम लोग पात्र की बात कर लेते हैं। इसके पात्र कौन कौन से हैं? एक नंदीबैल, हिरण चितल और लखिया भूत, इसके मुख्य पात्र हैं। इनको नोट रखेंगे, ऐसे प्रश्न नोट करेंगे। प्रश्न ऐसे बनता है कि नंदीबैल हिरण होगा। देखिए थोड़ा सा आपको लिखने में थोड़ा सा नौ अच्छे से नहीं बना है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए हिरण, ये लिखा हुआ हिरण। तो देखिए जो हिल यात्रा उत्सव रहेगा इसके जो पात्र रहेंगे नंदीबैल और हिरण चितल और लखिया भूत। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नंदीबैल, हिरण चितल और लखिया भूत किस उत्सव के पात्र हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिल यात्रा उत्सव के। चलिए ये बात हो गई हिल यात्रा उत्सव की। अगला आता है कंडाली उत्सव। इसको देखिए किरजी उत्सव भी कहते हैं, नोट करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में कंडाली ना दिया हो, किरजी लिख दिया हो, तो आपने अगर किरजी याद नहीं किया तो आप लोग कहेंगे तो वो नया चीज पूछ लिया। तो कंडाली का ही एक अन्य नाम है किरजी उत्सव। प्रत्येक 12वें वर्ष में इसका आयोजन होता है। नोट करेंगे कि किरजी या कंडाली उत्सव का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है या कौन से वर्ष होता है? तो 12वें वर्ष इसका आयोजन होता है। और देखिए पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। इनमें मुख्यतः भोटिया आते हैं। तो जो किरजी या कंडाली उत्सव है मुख्यतः भोटियाओं का ही त्यौहार माना जाता है, और अन्य भी जनजातियां इसमें शामिल होती हैं। तो याद रखेंगे कंडाली उत्सव को किरजी उत्सव भी कहते हैं, और प्रत्येक 12वें वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक। यहाँ से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में बनेंगे, तो यहाँ से जो भी टॉपिक बनते हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह यात्रा चलती है। नोट करेंगे, प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा चलती है, या फिर इसका आयोजन होता है। फिर देखिए इस यात्रा का आयोजन भारत विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से होता है। तो ये भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन है वो किनके सहयोग से होता है? तो भारत विदेश मंत्रालय,
और कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। हालांकि इस बार कोविड की वजह से काफ़ी सारी यात्राएं, काफ़ी सारे त्यौहार, इन सब पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है फिलहाल के लिए, जब तक कोविड के केसेस या फिर कोविड की जो बीमारी हो खत्म नहीं हो जाती उसके बाद ही इन यात्राओं का आयोजन, इन उत्सवों का आयोजन फिर से होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, कैलाश मानसरोवर वाला जो स्थल है वह चीन के कब्जे में है, इसीलिए इस यात्रा के लिए वीजा जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड की किस यात्रा के लिए वीजा जारी किया जाता है। अगर आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तो कैलाश मानसरोवर कहाँ है, वैसे तो तिब्बत में आता है, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन तिब्बत पर किसका अधिकार है, तिब्बत पर चाइना का अधिकार है। इसीलिए कैलाश मानसरोवर वाला जो स्थल है वो चीन के कब्जे में है, इसीलिए इस यात्रा के लिए वीजा जारी किया जाता है। अगर प्रश्न ऐसा बने उत्तराखंड की किस यात्रा के लिए, वैसे तो ये उत्तराखंड की यात्रा नहीं कहेंगे हम, ये पूरे देश की यात्रा है, क्योंकि देखिए ये मुख्यतः उत्तराखंड में ही नहीं होती है। इसमें इसकी जो शुरुआत होती है वो दिल्ली से होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि एक तो होती कि प्रॉपर उत्तराखंड की। लेकिन ये क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 यात्राएं रहेंगी, ऐसे पूछा जाएगा। देखिए हम इसको, पहली बात तो ये है कि हम इसको उत्तराखंड में पढ़ क्यों रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो रहेगी वो पूरे देश से संबंधित है, भारत के सापेक्ष यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम इसको उत्तराखंड में क्यों पढ़ रहे हैं और पिथौरागढ़ जनपद में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो उत्तराखंड से ही होकर जाती है। उत्तराखंड के अनेक स्थल, अनेक जनपदों से, जैसे हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, वहाँ से पिथौरागढ़ पहुँचती है। तो जो पिथौरागढ़ में ही यहाँ पर से जो ये यात्रा तिब्बत में पहुँचती है, तो इसलिए इस यात्रा को हम लोग उत्तराखंड में और पिथौरागढ़ जनपद में इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बने किस यात्रा के लिए वीजा जारी किया जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। फिर देखिए 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व यह यात्रा बिना वीजा के होती थी। तो अगर प्रश्न ऐसा बने कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बिना वीजा के कब होती, मतलब कब हुआ करती थी, तो 1962 के पहले, जब भारत और चीन का युद्ध नहीं हुआ था तब से, मतलब उससे पहले जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वह बिना वीजा के होती थी। फिर देखिए बाद में कुछ युद्ध जैसी स्थिति आती है तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं और बाद में जाके कुछ समय बाद संबंध सुधरते हैं। तो युद्धोपरांत दोनों देशों के बीच 1981 में धारचूला तहसील की व्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा शुरू करने पर सहमति बनती है। तो 1981 से यह यात्रा पुनः से शुरू होती है और यहाँ से जब अब यात्रा शुरू होगी तो यहाँ से यात्रा के लिए वीजा होना अति आवश्यक हो गया। अति आवश्यक नहीं, मतलब कि वो कंपलसरी हो गया 1981 से। चलिए ठीक है। फिर देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा कई जांचों के बाद शुरू होती है, कहाँ से, दिल्ली से। इस यात्रा के लिए कई सारी जांचों से गुजरना पड़ता है। तो यह यात्रा जो शुरू होती है, अगर प्रश्न आपके सामने ऐसा पूछा जाए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो यह यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। और दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की दूरी कितनी है, 865 किलोमीटर कुल इसकी दूरी है। हालांकि आपको अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग लंबाई मिल सकती है, लेकिन जो इसकी डेट है एक्चुअल वो 865 किलोमीटर ही दिखती है अधिकांश किताबों में। फिर देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में नवीढांग भारत का कुमाऊं में यात्रा का अंतिम शिविर स्थल माना जाता है। समझेंगे इस चीज को। अगर प्रश्न ऐसा बने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का कुमाऊं में यात्रा का अंतिम शिविर स्थल कौन सा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का कुमाऊं में यात्रा का अंतिम शिविर स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नवीढांग। और देखिए धारचूला से लिपुलेख जो पैदल यात्रा होती है, जैसे कि ये यात्रा चलते हुए आती है, पहले बाई बस आती है ना, दिल्ली से बाई बस आएगी तो धारचूला में आती है, धारचूला में रुकती है ये। तो धारचूला से लिपुलेख तक पैदल चलते हैं, 160 किलोमीटर की यात्रा बताई गई है। चलिए ठीक है। तो आपको याद रखना है नवीढांग जो रहेगा वो अंतिम शिविर स्थल रहेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का उत्तराखंड में। नवीढांग बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए यात्री तिब्बत में प्रवेश किस दर्रे से करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ भी चुका है कि कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं वो तिब्बत में प्रवेश उत्तराखंड के किस दर्रे से करते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से। चलिए ठीक है। फिर देखिए लिपुलेख से तिब्बत में प्रवेश कर नीचे उतरने पर ताकलाकोट या पुरांग के व्यापारिक केंद्र में पहुंचा जाता है। ताकलाकोट देखिए मंडी भी है और यहाँ पर ही एक व्यापारिक केंद्र है। तो जैसे ही लिपुलेख से प्रवेश करते हैं तिब्बत में और उससे नीचे उतरते हैं तो ताकलाकोट या पुरांग के व्यापारिक केंद्र पर वहाँ पर से पहुँचा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं ताकलाकोट के बारे में। तो देखिए ताकलाकोट या पुरांग से 3 से 4 किलोमीटर पर डोंगरा जनरल जोरावर सिंह के स्मारक के भग्नावशेष हैं।
तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। डोगरा जनरल जो जोरावर सिंह थे उनके स्मारक के भग्नावशेष कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ताकलाकोट या पुरांग से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। और जो ताकलाकोट रहेगा वो किस नदी किनारे रहेगा, तो ये रहेगा कर्नाली नदी के किनारे यह रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए गुलेला दर्रा और गुलेला पर्वत कहाँ है, तो ये भी तिब्बत वाले क्षेत्र में ही आते हैं। नोट करेंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। गुलेला दर्रा और गुलेला पर्वत वैसे याद रखेंगे, फिर भी कहाँ पर आएंगे ये आएंगे तिब्बत वाले क्षेत्र में। फिर देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में आने वाला स्थल छियालेख किन नदियों के संगम पर है। एक स्थल आता है छियालेख, ये छियालेख किन नदियों के संगम पर है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही आता है ये स्थल। तो ये देखिए थेकर नदी और काली नदी के संगम पर यह छियालेख स्थित है। और देखिए जो थेकर नदी रहेगी ये नेपाल से आती है, याद रखेंगे, जो थेकर नदी रहेगी वो नेपाल से आती है। तो छियालेख जो रहेगा वो थेकर और काली नदी के संगम पर रहेगा। और एक आता तवाघाट, तवाघाट जो रहेगा, तवाघाट एक खेला, इसको हम लोग दो तवाघाट या खेला, यहाँ पर दो स्थल हैं। तो यहाँ पर पूर्वी, अभी मैं इसको नोट करवा दूंगा आपको, शायद अगली वाली वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो संगम स्थल आते हैं उनके बारे में। तो तवाघाट जो रहेगा पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी के संगम पर रहेगा। ये तवाघाट भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में ही आता है। तो ये महत्वपूर्ण रहेंगे, ये फैक्ट है। तवाघाट जो रहेगा पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी के संगम पर स्थित है। फिर देखिए कैलाश पर्वत भौगोलिक दृष्टि से, कैलाश पर्वत भौगोलिक दृष्टि से स्थित है तो तिब्बत में है, जैसे कि मैंने आपको बताया तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है ये। चीन का इस समय तिब्बत पर अधिकार है। स्थानीय भाषा में कहते हैं जो कैलाश पर्वत है इस पर्वत को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो कहते हैं कांग रंगपूछ। स्थानीय भाषा में कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं, कांग रंगपूछ। इसका अर्थ क्या होता है कांग रंगपूछ का, बहुमूल्य रत्न। चलिए ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म में कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं, जैन धर्म में कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं, अष्टापद। नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर को कहा गया है, तो बौद्ध साहित्य में मानसरोवर को क्या कहा गया है, अनवतप्त। कैलाश को गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है, इसको भी नोट करेंगे। ये काफी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु कौन सा है, तो कैलाश पर्वत का जो उच्चतम पर्वत शिखर बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओल्मा पास। चलिए ठीक है। फिर देखिए कैलाश यात्रा की जो जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उस यात्रा की समयावधि कितनी है, तो इस यात्रा की समयावधि रहेगी कितनी, 40 दिन की इसकी समयावधि रहेगी। याद रखेंगे इसको, इंपोर्टेंट है। चलिए ठीक है। फिर देखिए ऐसा भी कहा जाता है जो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव थे, जो प्रथम जैन तीर्थकर थे एक थे ऋषभ देव। तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था, कहाँ पर, कैलाश पर्वत पर ही। ऐसी भी बात देखने को मिलती है किसी किसी किताबों में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कैलाश पर्वत की बनावट कैसी है, तो कैलाश पर्वत की जो बनावट रहेगी वो शिवलिंग की तरह रहेगी। फिर देखिए जो ये कैलाश मानसरोवर के जो यात्री होते हैं, तो यात्री कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो कैलाश पर्वत रहेगा उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि लगभग 51 किलोमीटर की गोलाई में है। ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो कैलाश पर्वत रहेगा उसकी जो परिक्रमा करते हैं यात्री, तो वो उसकी गोलाई कितनी है, तो 51 किलोमीटर की गोलाई में है। और जो मानसरोवर झील रहेगी, उस मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में ही है। तो मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ क्या है, तो इसका 62 किलोमीटर रहेगा। जो मानसरोवर झील का जो बाहरी परिक्रमा पथ रहेगा, यानी कि परिक्रमा पथ रहेगा, वो कितना रहेगा, 62 किलोमीटर। और देखिए कैलाश से मानसरोवर की झील की दूरी कितनी है, तो कैलाश से जो कैलाश पर्वत है वहां से मानसरोवर झील की दूरी कितनी रहेगी, 32 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोड़ मत देना इनको, बहुत ही एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 51 किलोमीटर, 62 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, तीनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है आदि कैलाश या छोटा कैलाश यात्रा। कैलाश यात्रा हमने पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं आदि कैलाश, जिसे कि छोटा कैलाश यात्रा भी कहते हैं, उसके बारे में। तो देखिए जनपद पिथौरागढ़ में भारत तिब्बत सीमा पर जोलिंगकोंग नामक स्थान में स्थित आदि कैलाश पहुंचने के लिए तवाघाट से 107 किलोमीटर लंबे मार्ग को तय करके आदि कैलाश पहुंचा जा सकता है। यहाँ से महत्वपूर्ण बात देखिए क्या रहेगी, जो आदि कैलाश से छोटा कैलाश यात्रा होती है उसकी देखिए भारत तिब्बत सीमा पर एक स्थल है जोलिंगकोंग। तो जोलिंगकोंग नामक स्थल में स्थित आदि कैलाश, ये जोलिंगकोंग स्थल का नाम आपसे पूछा जाएगा कि जोलिंगकोंग या फिर आदि कैलाश या छोटा कैलाश जो यात्रा होती है वो कहाँ पर जाके समाप्त हो रही है, तो जोलिंगकोंग नामक स्थान पर, जहाँ पर कि आदि कैलाश है। तो यहीं पर पहुंचने के लिए यह यात्रा शुरू की जाती है। कहीं कहीं आपको गुंजी देखने को मिलेगा कि जो यात्रा शुरू होती है गुंजी से शुरू होती है, कहीं कहीं आपको तवाघाट देखने को मिलेगा। तो जो यात्रा शुरू हो रही है
जोलिंगकोंग नामक स्थल पर यह खत्म हो रही है और यहीं पर आदि कैलाश पहुंचा जाता है, यहीं पर मतलब इसी स्थल पर। और तवा घाट से 107 किलोमीटर लंबे मार्ग को तय करके आदि कैलाश पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट दोस्तों ऐसे प्रश्न बनता है कि आदि कैलाश या छोटा कैलाश यात्रा किस जनपद में आयोजित की जाती है, तो यह पिथौरागढ़ जनपद में ही आयोजित की जाती है। नोट कर लेंगे इसको, जो आदि कैलाश छोटा कैलाश यात्रा है ये पिथौरागढ़ जनपद में ही आयोजित की जाएगी। फिर देखिए यहीं पर, यहीं जो निकट में, इसके निकट ही जो आदि कैलाश यात्रा है, जो जोलिंगकोंग नामक स्थल है, यहीं पर ही पार्वती ताल भी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि पार्वती ताल किस जनपद में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पार्वती ताल पिथौरागढ़ जनपद में है। अब देखिए यहाँ पर से एक नोट आपको क्या करना है, ये देखिए नोट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, छोटा कैलाश नैनीताल जनपद में भी है। देखिए यहाँ पर से दोस्तों छोटा कैलाश की यात्रा होती है नैनीताल जनपद में भी। तो हो सकता है छोटा कैलाश के लिए आपके सामने ऑप्शन में पिथौरागढ़ ना हो। अब आप लोग तो कहेंगे हमने तो छोटा कैलाश यात्रा पिथौरागढ़ ही याद कर रखा है, तो एक छोटा कैलाश यात्रा नैनीताल जनपद में भी होती है। इस यात्रा में तो मैं भी गया हूँ, हालांकि इस यात्रा में तो आप लोग सुबह जाइए शाम को आ जाइए। तो जब महाशिवरात्रि होती है उसी दिन इस यात्रा का आयोजन होता है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये छोटा कैलाश यात्रा एक नैनीताल जनपद में भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को क्या कहा जाएगा, तो पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को कैलाश, छोटा कैलाश भी कहा जाएगा, याद रखेंगे इसको। पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाएगा। और ओम पर्वत कहाँ है, ओम पर्वत कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। खोज किसने की थी, जो ओम पर्वत रहेगा, इस ओम पर्वत की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। और इसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, 6191 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखेंगे ओम पर्वत की खोज किसने की थी, विपिन चंद्र पांडे ने। ऊंचाई कितनी रहेगी, 6191 मीटर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगली आती है देवबुरा यात्रा। देवबुरा यात्रा ये भी महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ के कुछ भागों में मनाई जाने वाली इस देव यात्रा में ग्रामवासी साल डेढ़ साल तक विभिन्न मंदिरों, तीर्थों एवं गांवों में रात बिताते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पर से मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा ये भी, ऐसी कौन सी यात्रा है जिसमें ग्रामवासी साल डेढ़ साल तक विभिन्न मंदिरों, तीर्थों एवं गांवों में रात बिताते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं, तो ऐसी कौन सी यात्रा रहेगी, तो आपको याद रखना है ऐसी यात्रा रहेगी देवबुरा यात्रा। चलिए ठीक है। अब देखिए मार्ग, जैसे जैसे इस यात्रा में जो यात्री आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस मार्ग में जो ब्याही लड़की होती हैं अपनी सामर्थ्यानुसार जो देव यात्री होते हैं उनको भातु देती हैं। ये भातु कोई चीज़ होती होगी, तो ये जो होते हैं यहाँ पर जो ब्याही हुई लड़की होती हैं तो वो भातु देती हैं। चलिए ठीक है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग अस्कोट आराकोट यात्रा, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए गांव को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष से इसका आयोजन किया जा रहा है। नोट करेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और एग्जाम में आ भी चुका है ये, कि अस्कोट आराकोट यात्रा, अस्कोट आराकोट यात्रा क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। अस्कोट आराकोट यात्रा क्या है, तो गांव को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अस्कोट आराकोट जो यात्रा है वो किसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, तो नैनीताल की पहाड़ संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो अस्कोट आराकोट यात्रा है ये कब से शुरू की गई, तो 1974 से इसको शुरू किया गया। नोट करेंगे 1974 से अस्कोट आराकोट यात्रा को शुरू किया गया था। और देखिए प्रत्येक 10वें वर्ष में, प्रत्येक 10वें वर्ष से आयोजित की जाने वाली है यात्रा है। अस्कोट आराकोट यात्रा प्रत्येक 10वें वर्ष से आयोजित की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। और कितने किलोमीटर की यह यात्रा है, तो ये 1150 किलोमीटर की यात्रा है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए कितने क्वेश्चन बन गए हैं। अस्कोट आराकोट जो यात्रा रहेगी वो क्या है, तो गांव को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल के पहाड़ संस्था के द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष आयोजित की जाने वाली लगभग 1150 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा या फिर अभियान है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है छोलिया नृत्य महोत्सव। तो ये कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। अगला आता है गंगावली महोत्सव, ये भी आपको लिखवा दिया है, कहाँ पर होगा, पिथौरागढ़ में। और देखिए एक आता है मिलबू फेंकना। ये मिलबू फेंकना क्या होता है, तो मिलबू फेंकना पिथौरागढ़ का एक उत्सव है, यह एक कृषि उत्सव है।
अगर क्वेश्चन ऐसा बने कि मिलबू फेंकना क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कृषि उत्सव, तो आपको याद रखना है मिलबू फेंकना क्या रहेगा, पिथौरागढ़ का एक कृषि उत्सव रहेगा। फिर देखिए 8 गांव शिवलिंग 4 दिवसीय मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। महेशानी महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, भारत व नेपाल की संस्कृतियों की झलक इस मेले में देखने को मिलती है। तो महेशानी महोत्सव मेला जो रहेगा, महेशानी महोत्सव जो रहेगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, पिथौरागढ़ में, और इसमें भारत व नेपाल की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है मल्लिकार्जुन मेला, ये कहाँ पर लगेगा, पिथौरागढ़ जनपद में, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। पिथौरागढ़ जनपद में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आती है धौली गंगा फेज 1 परियोजना। तो धौली गंगा फेज 1 परियोजना देखिए कहाँ पर है, ये है धारचूला पिथौरागढ़ में, और 280 मेगावाट की यह परियोजना है। पूर्वी धौली गंगा नदी पर बना इस परियोजना का बांध 56 मीटर ऊंचा तथा 317 मीटर लंबा है। 2005 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन क्या क्या बने यहाँ से, धौली गंगा फेज 1 परियोजना कहाँ पर है, धारचूला पिथौरागढ़ में, किस नदी पर है, पूर्वी धौली गंगा नदी पर है, कितने मेगावाट की है, 280 मेगावाट की है। इस परियोजना का बांध कितना मीटर ऊंचा है, 56 मीटर यह ऊंचा है, और कितने कब यह शुरू होती है, 2005 में यह शुरू होती है। अब देखिए जो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है, इसका निर्माण CFRD यानी कि कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम तकनीक से किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है उसको किस तकनीक के द्वारा बनाया गया है, तो ये देखिए CFRD या कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम तकनीक से इसको विकसित किया गया है। भारत में इस परियोजना में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा भी किताबों में लिखा हुआ है कि भारत में धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में ही, इस परियोजना में ही पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो NHPC के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना ऐसी ही परियोजना रहेगी जो कि भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह परियोजना रहेगी। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है पूर्वी धौलीगंगा नदी पर अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये देखिए चुंगरखाल परियोजना, उर्थिंग सोबला परियोजना, बोकांग बालिंग परियोजना और गरवा तवाघाट परियोजना, ये सब कहाँ रहेंगी, कि सारी की सारी परियोजना किस में रहेंगी, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर। नोट करेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। जितनी परियोजनाएं आपको मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं या आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी महत्वपूर्ण हैं। छांट छांट के आपके लिए लाया हूँ प्रत्येक किताब से, तो जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं सभी आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए और कुछ परियोजनाएं यहाँ पर आती हैं। गौरी गंगा नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए रूपसिया बगड़ खसिया बगड़, रूपसिया बगड़ खसिया बगड़, और इसके साथ देखिए कौन सी आएगी, इसके साथ आएगी मापांग, कौन सी, मापांग, मापांग बोगडियार, कुछ अजीब से नाम है ये, मापांग या मोपाम आप लोग बोल सकते हैं, मोपाम बोगडियार और बोग डियार सरकारी भ्योल और जल विद्युत परियोजना। तो ये रहेंगी आपकी यहाँ पर कुछ और गौरी गंगा नदी पर परियोजनाएं, रूपसिया बगड़ खसिया बगड़ और मोपांग बोगडियार और बोगुडियार सरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजनाएं, यहाँ पर से कुछ अन्य परियोजनाएं रहेंगी गौरी गंगा नदी पर। चलिए ठीक है। फिर देखिए सेला उर्दिंग परियोजना, यह है काली नदी पर। खरतौली लुमटी परियोजना, यह है गौरी गंगा नदी पर। सेराघाट डैम, ये है सरयू नदी पर, इंपोर्टेंट रहेगा। सेराघाट डैम कहाँ पर है, तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में, और किस नदी पर बनाया गया है, सरयू नदी पर। ये वैसे जल विद्युत परियोजनाएं वाला ही है ये। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आएगा कालिका दंतु परियोजना, कहाँ है, पिथौरागढ़ में। सारी की सारी कहाँ पर रहेंगी, ये सारी की सारी परियोजनाएं कहाँ पर रहेंगी, पिथौरागढ़ जनपद में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब आप कन्फ्यूज हो जाएं। जितने भी यहाँ पर परियोजनाएं लिखी हुई हैं सारी की सारी पिथौरागढ़ जनपद में ही रहेंगी। चलिए ठीक है। तो कालिका दंतु परियोजना कहाँ पर रहेगी, काली नदी पर, पिथौरागढ़ जनपद में। रामगंगा डैम परियोजना, ये कहाँ पर रहेगी, पिथौरागढ़ जनपद में और पूर्वी रामगंगा नदी पर। तंगा परियोजना और मोतीघाट परियोजना, ये किस नदी पर रहेंगी, सेराघाट नदी पर। चिरकिला बांध, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कहीं कहीं पर छिरकिला लिखेगा, छिरकिला, छिरकिला, ये वैसे अगली वाली वीडियो में इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। चिरकिला हो छिरकिला हो बात एक ही रहेगी। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। एलागाड़ परियोजना किस नदी पर है, तो एलागाड़ परियोजना एलगाड़ नदी पर ही है। एलगाड़ परियोजना एलगाड़ नदी पर है। कूला परियोजना हो गई, श्याम खोड़ी गाड़ परियोजना, हाट परियोजना, छड़नदेव परियोजना, तालेश्वर परियोजना, सब कहाँ पर हो जाएंगी, पिथौरागढ़ जनपद में ही। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट हैं ये।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले एग्जाम के लिए, एक भी आपको यहाँ पर से मिस नहीं करना है। अगली आती है पंचेश्वर बांध परियोजना। देखिए यहाँ पर जो रहेगी ये चंपावत में आएगा, वैसे मैंने पिथौरागढ़ जनपद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पंचेश्वर बांध जो परियोजना रहेगी ना, 1996 में एक संधि होती है भारत और नेपाल के बीच में इस पंचेश्वर बांध परियोजना को लेकर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पंचेश्वर बांध परियोजना को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में संधि कब होती है, तो ये होती है 1996 में। किस नदी पर इसको बनाया जा रहा है, तो काली नदी पर इसको बनाया जाएगा, जिसको कि शारदा बोलते हैं नेपाल में। और 5040 मेगावाट की यह परियोजना रहेगी। तो इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। और इसका जो अधिकांश हिस्सा आएगा इस बात का, वो चंपावत में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा नेपाल में भी आएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि पंचेश्वर बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत जनपद में। पिथौरागढ़ मत कराना, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, चंपावत जनपद में। चलिए ठीक है। फिर देखिए पैनगाड़ परियोजना कहाँ पर है, ये भी पिथौरागढ़ में ही है। किस नदी पर है, ये है पैनगाड़ नदी पर। तांकुल परियोजना कहाँ पर हो जाएगी, पिथौरागढ़ जनपद में। और लुमटी तल्ली परियोजना कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी गोरी गंगा नदी पर। और कहाँ, किस जनपद में हो जाएगी, पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हमारी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अब हम लोग देखिए मुनस्यारी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। मुनस्यारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो जोहार क्षेत्र रहेगा पिथौरागढ़ में, उस जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा मुनस्यारी को। और जो मुनस्यारी रहेगा वो गोरी नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर रहेगा मुनस्यारी, मुनस्यारी कहाँ पर रहेगा, पिथौरागढ़ जनपद में रहेगा। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है और गोरी नदी के दाएं तट पर यह स्थित है। प्राचीन नाम की अगर हम लोग बात करें कि मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था, टिकसेन। और आधा संसार और आधा मुनस्यार, इसके लिए कहावत है, आधा संसार और आधा मुनस्यार। तो टिकसेन है, इसका जिक्र सबसे पहले ह्वेनसांग ने भी किया था। आगे अगली वाली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर देखिए कलामुनि टॉप और बेटुली धार कहाँ पर है, तो मुनस्यारी में है। और खलिया टॉप कहाँ पर है, ये सब मुनस्यारी में है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, खलिया टॉप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो खलिया टॉप, बेटुली धार और कलामुनि टॉप, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। जरूरी नहीं है वहाँ पर आपके सामने मुनस्यारी दिया हो, डायरेक्ट मान लिया जिले का नाम दे दिया पिथौरागढ़, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर देखिए मुनस्यारी में ऊनी सालें, दन, कालीन, पंखी, पश्मीना, पश्मीना जो शॉल होती है उसकी बात कर रहे हैं, दुसालें आदि मिलते हैं या प्रसिद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुनस्यारी है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्रों के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ऊनी सालें हैं। दन, दन क्या आएगा, मनाया जाएगा, ऊन का मनाया जाता है। दन क्या होता है, दन एक बिछाने वाली कालीन जैसी होती है। दन एक बिछाने वाली कालीन होती है, मोटी होती है, लेकिन वो उसको रोल करके रखा जाता है, तो मोटी सी होती है, दन जिसे बोलते हैं। नेपाली जो होते हैं वो बेचने आते हैं, अधिकांश देखते होंगे आप लोग उत्तराखंड में, गोल गोल लंबा लंबा सा लिए रहते हैं, उसे ही दन कहते हैं। कालीन तो हर किसी को पता ही क्या होता है। कालीन और दन वैसे एक ही तरह का हो गया। पंखी जैसे कि ओढ़ने वाली चद्दर होती है, एक पंखी होती है लेकिन ऊन की होती है। पश्मीना देखिए शॉल होगी, दुसाले भी शॉलें जैसी होगी। तो ये सब, इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध क्या रहे, कौन सा क्षेत्र रहेगा पिथौरागढ़ का, तो ये रहेगा मुनस्यारी। फिर देखिए मुनस्यारी का एक गांव है, उस गांव का नाम है डाकोट गांव, डारकोट गांव। तो ये देखिए क्यों प्रसिद्ध है, पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि मुनस्यारी का जो डारकोट क्षेत्र रहेगा वो क्यों प्रसिद्ध रहेगा, तो ये पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध रहेगा। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो ये मुनस्यारी में है, पिथौरागढ़ में। अगली वाली वीडियो में हम लोग जो पिथौरागढ़ जनपद के संस्थान रहेंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये मुनस्यारी वाला हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा मुनस्यारी में। चलिए ठीक है। फिर देखिए मुनस्यारी में कलामुनि मंदिर वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। तो वर्धमान पहाड़ी देखिए आपको मिल गई है। वर्धमान पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, मुनस्यारी में ही रहेगी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ रहती हैं। तो मुनस्यारी पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, ओ वर्धमान पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, मुनस्यारी में। और मुनस्यारी में कलामुनि मंदिर वर्धमान पहाड़ी पर ही स्थित है। चलिए ठीक। देखिए एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू एंजल, इंपॉर्टेंट रहेगा ऑपरेशन ब्लू एंजल। देखिए जब 18 से 19 अगस्त 1998 को मालपा में कैलाश यात्रा में भूस्खलन आया था, तो उस भूस्खलन में जो बचाव अभियान चलाया गया था, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। जो मालपा में 1998 में कैलाश यात्रा में जो भूस्खलन आया था, तो उसके लिए एक बचाव अभियान चलाया गया था। तो उसी अभियान को क्या कहा गया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। तो ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे रहेगा, जो मालपा में जो भूस्खलन आया था 1998 में, उसी से संबंध रहेगा ऑपरेशन ब्लू एंजल का। तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का दूसरा पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ, तीसरा पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। थोड़ा हमारा ये बड़ा जनपद है, यहाँ पर से हमको अनेक जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर इसके 3 पार्ट तो आने ही आने हैं।
और तीसरे पार्ट में हम लोग पिथौरागढ़ जनपद को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। हमेशा आपसे कहता हूँ, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना होता है, कुछ डिस्कस करना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।